नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान के भाग फर्स्ट हमारे अतीत यानी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष NCERT द्वारा न्यू सिलेबस में सामाजिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा है। भाग फर्स्ट में इतिहास, सेकंड में भूगोल और थर्ड में राजनीति विज्ञान। तो आज हम भाग फर्स्ट में इतिहास में हमारे अतीत के विषय पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इसकी विषय वस्तु देखेंगे। इसकी विषय वस्तु में 1 से 10 तक कुल अध्याय हैं। फर्स्ट लेसन में 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल कि 1000 वर्ष में जो परिवर्तन आए उनकी जांच किस तरह की गई है, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अध्याय 1000 वर्षों में के दौरान हुए परिवर्तनों में की पड़ताल। मानचित्र 1 व 2 पर नज़र डालिए। तो मानचित्र 1 ये गहरा भाग है और 2 जो है वो ये वाइट वाला भाग। तो मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। तो ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं वो एक ही इलाके का है, परंतु इसमें बदलाव परिवर्तन कितना है वो देखिए। अल इदरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बना। तो ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये उस मानचित्र के 600 वर्षों बाद बना है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यहाँ नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारिक अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय व भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों की बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है। तो ये अपने मानचित्र को अच्छी तरह से देखेंगे। ये जो गंगा का मैदान है, आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए सूचनाओं के
संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। शब्दावली का अर्थ है भाषा, अलग अलग भाषाओं में लिखे गए जो इतिहास के पृष्ठ हैं उनके बारे में बात की गई है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ़ारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और आर्थिक राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव से आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंद में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो आज के लिए इतना ही। आगे का लेसन कल करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।